हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 की ज्योग्राफी का चैप्टर 1 मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। ये इस चैप्टर का फर्स्ट वीडियो है जिसमें हम मानव भूगोल की परिभाषा डेफिनेशन पढ़ेंगे और मानव भूगोल की प्रकृति, उसके नेचर के बारे में पढ़ेंगे और उसके नेचर की व्याख्या करते हुए हम मानव भूगोल की जो 3 मुख्य संकल्पनाएँ हैं उनकी चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशंस ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, यानी कि मानव भूगोल की परिभाषा क्या है। हम मानव भूगोल को किस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं या मानव भूगोल का अर्थ क्या होता है। तो सबसे पहले कई सारे भूगोलवेत्ताओं ने अपने अपने तरीके से परिभाषित किया है। तो यहाँ पे 3 परिभाषाएं हैं, अलग अलग भूगोलवेत्ताओं के द्वारा दी गई हैं। तो सबसे पहले हम उन परिभाषाओं को समझते हैं। सबसे पहले रेड जल ने दिया, मानव भूगोल मानव समाजों तथा धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। यानी इसमें सीधा सा कहने का मतलब कि मानव भूगोल प्रकृति और मानव के बीच में संबंध का अध्ययन करता है। मानव समाज यानी मानव और धरातल यानी कि प्रकृति। तो मानव भूगोल धरातल और मानव समाज यानी प्रकृति और मानव के बीच संबंधों का अध्ययन करता है। दूसरी परिभाषा एलन सी सैंपल द्वारा दी गई, जिन्होंने कहा कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी तथा क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यहाँ 3 चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं, एक है अस्थिर पृथ्वी, दूसरा क्रियाशील मानव और तीसरा परिवर्तनशील संबंध। यही 3 जो शब्द हैं, यही 3 जो टर्म्स हैं वो इन एलन सी सैंपल की परिभाषा की विशेषता है। सबसे पहले देखते हैं अस्थिर पृथ्वी, यानी ऐसी पृथ्वी जो मूवेबल है, जो स्थिर नहीं है। चाहे अगर उसकी गति देखें वो भी स्थिर नहीं है, जैसे अपने अक्ष पे जो गति करती है या सूर्य के चारों तरफ गति करती है तो हमेशा मूवेबल है। दूसरी तरफ अगर हम देखें पृथ्वी पे बनने वाली जो स्थलाकृतियाँ हैं, जो लैंडस्केप्स हैं, वो भी बनते बिगड़ते रहते हैं, अक्षय अपरदन की क्रियाओं के द्वारा बिगड़ते हैं। और जो आंतरिक क्रियाएं हैं, भूकंप, ज्वालामुखी या इस तरीके की जो क्रियाएं होती हैं उनके द्वारा बनते हैं। तो इस तरीके से पृथ्वी का जो धरातल है वो अस्थिर है। इस अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव, यानी ऐसा मानव जो एक्टिव है, जो स्थिर नहीं है, जो लगातार क्रियाएं कर रहा है, लगातार क्रियाएं करके कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहा है, कहीं अपना घर बना रहा है, कहीं विध्वंसकारी क्रियाएं कर रहा है। तो इस तरीके से जो मानव है वो लगातार क्रियाशील है। अब इस अस्थिर पृथ्वी यानी जो मूवेबल अर्थ है और दूसरी तरफ जो एक्टिव मानव है, जो क्रियाशील मानव है, उन दोनों के बीच में संबंधों का अध्ययन करता है। किस तरह के संबंध का? परिवर्तनशील संबंध, यानी ऐसे संबंध जो लगातार परिवर्तित हो रहे हैं, यानी इनके बीच में जो संबंध हैं वो भी स्थिर नहीं है बल्कि वो भी लगातार परिवर्तित हो रहे हैं। तो इस तरीके से हम एलन सी सैंपल की परिभाषा को देखते हैं, जिन्होंने परिभाषित किया मानव भूगोल को इस प्रकार कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी यानी जो मूवेबल अर्थ है तथा क्रियाशील मानव यानी एक्टिव मानव के बीच में परिवर्तनशील जो भी चेंजेस आ रहे हैं उनके संबंधों में, उस तरीके के चेंजेबल जो रिलेशनशिप है उसका अध्ययन करता है मानव भूगोल। तीसरी परिभाषा हम देखते हैं विडाल दी लाब्लाश, जो कि फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता थे, जिन्होंने मानव भूगोल को कुछ इस तरीके से परिभाषित किया। मानव भूगोल हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों, जो भी फिजिकल लॉ हैं, जो भी थियरीज हैं, और इस पे रहने वाले जीवों के मध्य और पृथ्वी पे रहने वाले जो जीव हैं, जो भी बायोटिक रिसोर्सेज हैं, उनके बीच में क्या रिलेशन है उसको परिभाषित करता है, उसको क्लियर करता है। तो इस तरीके से हम तीनों ही परिभाषाओं में देखेंगे कि एक चीज़ बिल्कुल कॉमन है कि मानव भूगोल संबंध का अध्ययन करता है। किसके किसके बीच में संबंध का अध्ययन करता है? तो मानव भूगोल पृथ्वी यानी हमारी प्रकृति और मानव समाज यानी कि मानव के बीच में संबंधों का अध्ययन करता है। तो इस तरीके से हम इसकी एक कॉमन परिभाषा बना सकते हैं कि मानव भूगोल मानव तथा प्रकृति के बीच में संबंधों का अध्ययन करता है।
तो इस तरीके से हमने देखा इसकी परिभाषा। अब देखते हैं मानव भूगोल की प्रकृति क्या है, उसका नेचर क्या है। मानव भूगोल में हम जो संबंध का अध्ययन करते हैं वो संबंध किस तरह के हैं। तो हम देखेंगे कि समय के अनुसार जो संबंध हैं वो भी परिवर्तित होते रहे हैं। हमने परिभाषा में देखा कि परिवर्तनशील संबंध, तो यहाँ पे जो संबंध हैं मानव और प्रकृति के बीच में वो लगातार परिवर्तित होते रहे हैं, और उसी परिवर्तित संबंधों के कारण भूगोल में कई सारी विचारधाराओं का जन्म हुआ, कई सारी संकल्पनाएं दी गईं, जिसको हम मेनली 3 कैटेगरी में रखते हैं और उसको हम भौगोलिक विचारधाराओं के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं कि मानव भूगोल में कौन कौन सी भौगोलिक विचारधाराएं थीं। मानव भूगोल में जो भी मानव और प्रकृति के बीच में संबंध हैं वो समय के अनुसार हमेशा परिवर्तित होते रहे हैं, जिसके कारण मानव भूगोल में 3 संकल्पनाओं का जन्म हुआ। सबसे पहली संकल्पना थी निश्चयवादी, या जिसको नियतिवादी विचारधारा भी कहते हैं, और इसी को हम मानव का प्रकृतिकरण भी कहते हैं। दूसरी विचारधारा आई संभववादी विचारधारा, पॉसिबलिज्म, इसी को हम प्रकृति का मानवीकरण भी कहते हैं। और तीसरी विचारधारा आई नवनिश्चयवादी, न्यू डिटर्मिनिज्म, इसको हम नवनियतिवादी और या रुको और जाओ निश्चयवाद के नाम से भी जानते हैं। तो आइए आगे हम इसको अलग अलग एक्सप्लेन करते हैं, कैसे हम इसको समझ सकते हैं। इसको एक एक संकल्पना को लेके हम डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहली संकल्पना आती है मानव का प्रकृतिकरण, जिसको हम निश्चयवाद की संकल्पना या नियतिवादी संकल्पना के नाम से भी जानते हैं। निश्चयवाद या नियतिवाद मतलब नियति का मतलब होता है प्रकृति, यानी ऐसी संकल्पना जिसमें प्रकृति सेंटर में हो, यानी प्रकृति हावी हो, ऐसी संकल्पना को हम नियतिवादी संकल्पना कहते हैं। इस संकल्पना में हम जो आदिम समाज था, आदि मानव सभ्यता थी, उस सभ्यता से रिलेटेड जो मानव प्रकृति के संबंध थे उसको हम यहाँ देखते हैं, यहाँ मानव के प्रकृतिकरण में। यानी कि मानव प्रकृति में इतना घुल मिल गया था कि उसका प्रकृतिकरण हो गया था। यानी मानव के पास टेक्नोलॉजी का विकास नहीं हुआ था, मानव अभी विकास की अवस्था के प्रथम अवस्था में था। उस समय मानव पूरी तरीके से प्रकृति पे निर्भर था, चाहे भोजन के लिए हो, चाहे वस्त्र के लिए हो या आवास के लिए हो। अपनी सभी जो आवश्यकताएं हैं वो मानव प्रकृति से ही पूरा करता था। यानी प्रकृति पूरी तरीके से उस पर कंट्रोल की हुई थी, मानव के ऊपर पूरी तरीके से प्रकृति का कंट्रोल था। एक तरह से जो मानव है वो प्रकृति का दास था और प्रकृति उसकी स्वामी थी। प्रकृति जैसे चाहती थी मानव वैसे रहता था। मानव प्रकृति की पूजा करता था क्योंकि वो स्वामी थी उसकी। उसको लगता था कि जो भूकंप या ज्वालामुखी उद्गार हो रहे हैं या जो चक्रवात आ रहा है वो कहीं ना कहीं ये सिंबल देता है कि प्रकृति हमसे नाराज़ हो गई है। तो उसकी प्रचंडता, प्रकृति की जो प्रचंडता थी उससे मानव बहुत डरता था। इसी को हम कहते हैं मानव का प्रकृतिकरण। यानी प्रकृति में मानव पूरी तरीके से घुल मिल गया था, मानव का कोई अपना अस्तित्व नहीं था, और इसी को हम कहते हैं मानव का प्रकृतिकरण। बिल्कुल मानव के पास कोई टेक्नोलॉजी, कोई ज्ञान नहीं था, प्रकृति जैसे रखती थी वैसे रहता था मानव। और इस जो सभ्यता थी या ये जो संकल्पना थी ये उस आदि मानव से रिलेटेड है जब मानव का विकास बहुत ही कम हुआ था और मानव के पास टेक्नोलॉजिकल नॉलेज नहीं था या बिल्कुल लो लेवल का था। इतना लो लेवल का कि वो प्रकृति में कुछ भी छेड़छाड़ नहीं कर सकता था, बल्कि वो प्रकृति की पूजा करता था, उसको अपनी माता या अपना स्वामी मानता था। उसकी जो भी आपदाएं आती हैं उसकी प्रचंडता से वो डरता था। वो ये मानता था कि हमारी प्रकृति माता हमसे नाराज़ हो गई हैं, और तब उसको प्रकृति को मनाता था। इस विचारधारा के जो समर्थक थे वो मेनली जो जर्मन भूगोलवेत्ता थे, जैसे रेटजल, रीटर और हम्बोल्ट, इन्होंने इस विचारधारा का समर्थन किया कि हाँ, मानव और प्रकृति का संबंध ऐसा ही है। इसके बाद हम देखते हैं धीरे धीरे मानव का विकास हुआ, मानव के पास ज्ञान आया। ज्ञान, प्रकृति के नियमों को समझ के मानव ने अलग अलग प्रौद्योगिकी विकसित की प्रकृति पे कंट्रोल करने की, प्रकृति को अपने अनुसार बनाने की। और यही टेक्नोलॉजी का विकास था जिसने मानव को आवश्यकता की स्थिति से
स्वतंत्रता की स्थिति की ओर प्रेरित किया। आवश्यकता की स्थिति यानी कि आदिमानव की जो अवस्था थी, जिसको हम निश्चयवादी संकल्पना के जरिए अभी हमने समझा, उस आवश्यकता की स्थिति को, यानी कि मानव की जो आवश्यकताएं थीं वो प्रकृति ही पूरी करती थी। ऐसी आवश्यकता की स्थिति से मानव स्वतंत्रता की स्थिति की ओर बढ़ गया, यानी कि एक ऐसी अवस्था में चला गया, एक ऐसे समय में चला गया जब प्रकृति का मानव पे कोई बंदिश नहीं था। प्रकृति को मानव अपने अनुसार ढाल लिया, अपने अनुसार चेंज कर लिया और मानव इतना स्वतंत्र हो गया कि उस पे प्रकृति की कोई बंदिश नहीं रह गई। तो ऐसे इस तरीके से मानव ने प्रकृति के नियमों को समझ के उसके अनुसार प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजी का विकास किया, जिसके कारण नेक्स्ट जो संभववादी संकल्पना थी वो आई। तो आइए हम यहाँ देखते हैं कि किस तरीके से मानव ने, कुछ एग्जाम्पल यहाँ लेते हैं कि मानव ने किस तरीके से प्रकृति के नियम को समझ के टेक्नोलॉजी का विकास किया। तो सबसे पहले हम देखते हैं घर्षण और ऊष्मा, यानी कि दो पत्थरों को घिसने से वो गर्म होता है, उसमें से ऊष्मा निकलती है। इस नियम को समझ के ही आदि मानव ने दो पत्थरों को घिसने के कारण आग का आविष्कार हुआ और उसी आग का प्रयोग आज हम अलग अलग तरीके से अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए करते हैं। तो इस तरीके से मानव ने घर्षण और ऊष्मा का जो नियम है कि घिसने की वजह से कोई चीज़ गर्म होती है और गर्म होने की वजह से उससे आग पैदा होती है, तो यही नियम जानने के बाद ही जो आदि मानव थे उन्होंने दो पत्थरों को घिसना शुरू किया और घिसने के कारण वहाँ से जब चिंगारी निकली और आग लगी, तब आग का आविष्कार हो गया। और उसी आग का हम लोग प्रयोग करते हैं, चाहे वो दियसलाई हो उसको घिस के, या लाइटर में जो दो पत्थर लगे होते हैं उन दो पत्थरों को रगड़ के जो चिंगारी निकलती है उससे हम आग उत्पन्न कर लेते हैं। तो इस तरीके से मानव ने घर्षण और ऊष्मा के नियम को जानकर ही उसके अनुसार टेक्नोलॉजी विकसित की और आज का जो नया युग का वो लाइटर है वो उसी का एक जीता जाता एग्जाम्पल है। दूसरा, डीएनए और आनुवंशिकी। डीएनए मानव के शरीर में जो भी क्रोमोसोम होते हैं जिसमें डीएनए आरएनए होते हैं, जिसकी वजह से आनुवंशिकी गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ट्रांसफॉर्म होते हैं, इनके नियमों को जानकर ही मानव ने अलग अलग बीमारियों में डीएनए में क्या चेंजेस होते हैं उनको जाना और उसके अनुसार कई तरीके के टीके यानी कि जो वैक्सीन होते हैं उनको डेवलप किया, ताकि हम जो भी बीमारियां होती हैं उनको डीएनए और आनुवंशिकी के नियमों की ज्ञान की वजह से हम उनको वैक्सीन लगा के या वैक्सीनेशन करके हम अलग अलग बीमारियां जो भी हो रही हैं उन पे हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। उसके पहले टेक्नोलॉजी का विकास नहीं होने के कारण मानव कई तरह की बीमारियों से ग्रसित होकर ही मर जाता था, लेकिन डीएनए और आनुवंशिकी के जो नियम थे उनकी वजह से ही मानव ने कई सारे टीकों की खोज की, वैक्सीन की खोज की और कई सारी बीमारियों पर विजय प्राप्त कर ली। इसके अलावा गति के नियम को जानकर ही मानव ने कई तरह के जो गाड़ियां हैं, अत्यधिक गतिशील गाड़ियां हैं, उनका निर्माण किया कि अगर किस तरीके से हम गाड़ी का स्ट्रक्चर रखें जिसकी वजह से गाड़ी का जो स्पीड है वो ज़्यादा तेज हो सकता है, वो तभी इंसान डेवलप कर सकता है जब गति के नियमों का ज्ञान उसे होगा। इस तरीके से मानव ने प्रकृति के विभिन्न जो नियम हैं उनकी जानकारी करके और उसके अनुसार टेक्नोलॉजी विकसित की, जिससे कि प्रकृति पे विजय प्राप्त की जा सके। और इस तरीके से जो एक आदिम सभ्यता से निकला हुआ मानव, विकसित हुआ मानव था, उसके पास ज्ञान था, प्रकृति के नियमों का ज्ञान, और उसी के अनुसार उसने प्रौद्योगिकी का विकास किया। और प्रौद्योगिकी का विकास करने की वजह से मानव अब आवश्यकता के लिए प्रकृति पर निर्भर नहीं था, बल्कि उसने कई सारी टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली थी और उसी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट का ही परिणाम था कि मानव अब प्रकृति को अपने अनुसार चेंज करने लगा। और तब नई संकल्पना एक आई जिसे हम कहते हैं प्रकृति का मानवीकरण, यानी अब मानव प्रकृति पे हावी हो गया और उसको अपने अनुसार ढाल लिया, यानी अब प्रकृति का प्रभुत्व नहीं रह गया बल्कि अब मानव का प्रभुत्व हो गया।
और उसने प्रकृति को अपने अनुसार चेंज कर लिया। इसी को कहते हैं संभववाद की संकल्पना। यानी अब मानव के पास टेक्नोलॉजिकल नॉलेज की वजह से सब कुछ संभव था, वो सब कुछ कर सकता था, उसके लिए सब कुछ पॉसिबल था। इसीलिए इसको संभववाद की संकल्पना या पॉसिबलिज्म के नाम से भी जाना जाता है। इसमें हम देखते हैं कि ये जो विचारधारा थी, जैसे निश्चयवाद या डिटर्मिनिज्म की जो विचारधारा थी, जो संकल्पना, जो कंसेप्ट था, वो जो आदिम समाज था, जो आदि मानव थे उनसे संबंधित था। वहीं संभववाद की संकल्पना आधुनिक मानव से संबंधित थी, जिसके पास प्रचुर मात्रा में प्रौद्योगिकी थी, टेक्नोलॉजिकल नॉलेज उसका बहुत ही डेवलप था। ऐसे आधुनिक मानव से संबंधित है हमारी ये संभववाद वाली संकल्पना, जिस संकल्पना में कहा गया कि अब प्रकृति स्वामी नहीं थी, बल्कि अब प्रकृति दास हो गई थी और मानव उसका स्वामी हो गया था, और मानव अब प्रकृति को अपने अनुसार ढालने लगा था, अपने अनुसार चेंज करने लगा था। अब मानव प्रकृति से पूरी तरीके से स्वतंत्र हो गया। पहले मानव खाने के लिए, कपड़ा पहनने के लिए या रहने के लिए, आवास की आवश्यकता पूरी करने के लिए पूरी तरीके से प्रकृति पे निर्भर था। लेकिन अब ऐसी स्थिति आ गई कि मानव पूरी तरीके से प्रकृति से स्वतंत्र हो गया। अब उसे खाने के लिए भी टेक्नोलॉजी का सहारा लेके अनाज उगाना या अलग अलग तरीके से भोजन तैयार करना, वस्त्र के लिए भी अब प्रकृति की ज़रूरत नहीं थी, बल्कि रेडीमेड जो अलग अलग तरीके के कृत्रिम वस्त्र हैं उनका निर्माण करना। इस तरीके से अब मानव पूरी तरीके से प्रकृति से स्वतंत्र हो गया। प्रकृति पे निर्भरता उसकी ख़त्म हो गई। अब मानव प्रकृति से डरता नहीं था, बल्कि वो उसकी सच्चाई को जान चुका था। अब ये जान चुका था कि चक्रवात क्यों आता है, अब मानव ये जान गया था कि भूकंप क्यों आता है, अब मानव ये जान गया था कि ज्वालामुखी का उद्गार क्यों होता है। और अब मानव इस फिराक में था कि ये जो आपदाएं आती हैं हम उसको किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। अब उसको कंट्रोल करने के लिए मानव ने अलग अलग टेक्नोलॉजी यूज़ की और मानव उसको कंट्रोल करने में काफ़ी हद तक सक्षम भी हुआ। अब इस संकल्पना में हम देखते हैं कि ये उस मानव से रिलेटेड है जो मानव बहुत अधिक विकसित था, जिसके पास टेक्नोलॉजी अधिक थी, यानी कि जिसका प्रौद्योगिकी स्तर, टेक्नोलॉजिकल लेवल बहुत हाई था। इस विचारधारा के समर्थक मेनली जो फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता थे, यानी फ्रांस में रहने वाले भूगोलवेत्ता थे, जो फ्रांस से रिलेटेड भूगोलवेत्ता थे, जैसे ब्लाश, ब्रूंज, फैब्रे, ये जो भूगोलवेत्ता थे, ये तीनों भूगोलवेत्ता संभववाद या प्रकृति के मानवीकरण की जो संकल्पना थी उसके समर्थक थे। इसके बाद जब मानव ने बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट कर लिया, उसकी वजह से बहुत सारी ग्लोबल वार्मिंग या जो ऊष्माद्वीप का निर्माण या इन्वायरमेंटल पोल्यूशन डिफरेंट टाइप्स के होने लगे, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस उत्पन्न होने लगा और प्रकृति में बहुत सारी आपदाएं आमंत्रित होने लगी, बहुत सारी आपदाएं आने लगी, जिसकी वजह से अब मानव अपने टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट को अब कंट्रोल करना अब शुरू कर दिया। यानी कि मानव अब ये समझ गया था कि केवल प्रकृति का शोषण करना ही सही नहीं है, बल्कि सतत विकास के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए मानव पूरी तरीके से प्रकृति को शोषित नहीं कर सकता है, बल्कि प्रकृति के साथ सामंजस्य बैठा के चलना ही उसके लिए ज़्यादा हितकर होगा। और तब नई संकल्पना का जन्म हुआ जिसका नाम था न्यू डिटर्मिनिज्म, जिसको हम कंसेप्ट ऑफ न्यू डिटर्मिनिज्म या नव निश्चयवाद की संकल्पना के नाम से जानते हैं। यानी ये नव निश्चयवाद की जो संकल्पना थी, ये निश्चयवाद डिटर्मिनिज्म और संभववाद पॉसिबलिज्म संकल्पना के बीच का रास्ता बताती थी। यानी ये संकल्पना ये कहती थी कि न तो मानव स्वामी है और न ही प्रकृति स्वामी है, न तो मानव दास है और न ही प्रकृति दास है, बल्कि ये एक दूसरे के पूरक हैं। यानी एक दूसरे के बिना इनका काम नहीं चलना है। न तो प्रकृति का काम चलेगा बिना मानव के और न ही मानव का काम चलेगा बिना प्रकृति के। इसलिए दोनों को एक दूसरे का ध्यान रखना होगा, एक दूसरे का ख्याल रखते हुए अपना विकास करना होगा। अब ये जो संकल्पना थी ये इस चीज़ को मानती थी कि न तो पूरी तरह आवश्यकता की स्थिति है और न ही स्वतंत्रता की अवस्था है।
यानी न तो मानव पूरी तरीके से प्रकृति पे निर्भर है अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, और न ही वो प्रकृति को छोड़ के अपनी आवश्यकताएं पूरा कर सकता है, बल्कि दोनों का विकास तभी होगा जब दोनों एक दूसरे के सामंजस्य से चलेंगे, यानी दोनों एक दूसरे का केयर करेंगे। प्रकृति मानव का केयर करे और मानव प्रकृति का केयर करे, तभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सकता है, तभी मानव का सही विकास हो सकता है और प्रकृति भी तभी सही तरीके से विकसित हो सकती है। इस संकल्पना को सबसे पहले प्रतिपादित किया ग्रिफिथ टेलर महोदय ने, और इन्होंने इसे रुको और जाओ निश्चयवाद का भी नाम दिया। रुको और जाओ निश्चयवाद का नाम इसलिए दिया गया क्योंकि ग्रिफिथ टेलर महोदय ने इस संकल्पना को इस संकल्पना को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए एग्जाम्पल लिया ट्रैफिक लाइट्स का। इस ट्रैफिक लाइट के मदद से ही इन्होंने बताया कि जिस तरीके से ट्रैफिक लाइट में जब रेड सिग्नल होता है तो हम यातायात के नियमों को जानते हैं और रेड लाइट पे हम रुक जाते हैं। येलो लाइट जब होती है तब हम चलने के लिए तैयार हो जाते हैं, और जैसे ही ग्रीन लाइट जलती है वैसे ही हम चल देते हैं, यानी कि चले जाते हैं। तो उसी तरीके से हमारी प्रकृति भी सिग्नल देती है, हमें उस सिग्नल को समझना होगा। जब विभिन्न आपदाएं आती हैं तब हमारी प्रकृति रेड सिग्नल देती है कि अब आपदाएं आ गई हैं, अब रुक जाओ, विकास करना बंद करो, संसाधनों का शोषण करना बंद करो। और जब धीरे धीरे आपदाएं जाने लगती हैं, धीरे धीरे सब कुछ शांत होने लगता है, उस समय येलो सिग्नल देती है कि अब विकास करने के लिए तैयार हो जाओ। और जैसे ही सब कुछ हरा भरा हो जाता है, आपदाएं समाप्त हो जाती हैं, सब कुछ वापस नॉर्मल स्थिति में संतुलित अवस्था में पहुंच जाता है, प्रकृति खुद को संतुलित कर लेती है, तब वो ग्रीन सिग्नल देती है कि अब आप अपना विकास करो, लेकिन वो विकास ऐसा होना चाहिए जो बहुत अधिक शोषण से युक्त ना हो, यानी संसाधनों का बहुत अधिक शोषण नहीं करना है। तो इसीलिए अब इस संकल्पना को रुको और जाओ निश्चयवाद कहा गया, यानी जब प्राकृतिक आपदा आती है तब रुको, अपने विकास को रोक दो, संसाधनों के शोषण को रोक दो, और जब सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, जब प्रकृति खुद को संतुलित कर लेती है, हरा भरा सब कुछ हो जाता है, तब प्रकृति ग्रीन सिग्नल देती है कि अब जाओ और अपना विकास करो। लेकिन ये विकास ऐसा होना चाहिए जो न तो प्रकृति को बहुत अधिक शोषण करे और न ही प्रकृति को निग्लेक्ट करे या प्रकृति को बहुत अधिक उसको छोड़ के मानव अपना विकास न करे, बल्कि उसको साथ लेके अपना विकास करे। इसीलिए इस ट्रैफिक सिग्नल के माध्यम से समझाया इन्होंने, और इसीलिए इस संकल्पना को रुको और जाओ निश्चयवाद के नाम से भी जाना जाता है। इस तरीके से हमने देखा कि हमारे जो मानव भूगोल की प्रकृति थी, उसमें मानव और प्रकृति के बीच में जो संबंध थे उनको हमने 3 लेवल से समझा। समय के अनुसार उसमें 3 तरह के चेंजेस आए, उसको हमने समझा। आगे के चैप्टर्स को हम आगे के जो वीडियोस होंगे उसमें हम एक्सप्लेन करेंगे। तो आज का हमारा वीडियो यहीं ख़त्म हुआ। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें, अपने कमेंट्स भी दें जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।